डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी किशोरी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने कठिनतम परिस्थितियों में भी सपनों और उम्मीदों को जिंदा रखा। यह एक कहानी है एनी फ्रैंक की, एक 13 वर्षीय मासूम लड़की जो नाजी अत्याचारों के दौर में जी रही थी। एनी फ्रैंक, जिसका पूरा नाम एनलीज मारी एनी फ्रैंक है, जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, जबकि एनी की मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 को हुई थी। जो एक ज्यू यानी एक यहूदी लड़की है, पर जर्मनी में उसका जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जब नाजियों का शासन स्थापित हुआ तो एनी और उसका पूरा परिवार एम्स्टर्डम चले जाते हैं। नाजियों से अपने प्राणों की रक्षा के लिए यह यहूदी पूरा परिवार, जिसमें एनी के पिता ऑटो फ्रैंक, उसके ऑफिस बिल्डिंग जिसका नाम है सेक्रेट एनेक्स, यहां पर छिपे रहते हैं। 2 वर्षों तक छिपे रहने के बाद धोखे से उन्हें पकड़ लिया जाता है और पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। एनी की मृत्यु बर्गन बेल्सेन कैंप में होती है। उस समय एनी मात्र 15 वर्ष की थी। पूरे परिवार में सिर्फ एनी के पिता यानी ओटो फ्रैंक ही जीवित बचते हैं, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। जब युद्ध समाप्त होता है तब उसके पिता एम्स्टर्डम वापस आते हैं और उस घर में एनी की डायरी मिलती है। उन्हें लगा यह एक अनोखा दस्तावेज होगा। उसने फैसला किया कि इसे पब्लिश कराया जाए, और जब डायरी को छपवाते हैं अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित कराया जाता है, ये वही डायरी थी जिसे उसके पिता ने एनी को 13वें बर्थडे पर गिफ्ट दिए थे। और इस डायरी में इवेंट्स लिखे गए थे 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक। ये पूरा घटनाक्रम एनी उस डायरी में इतने समय तक, इतने अवधि तक लिखी थी। यह डायरी मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी। बाद में इस डायरी को कई अन्य भाषाओं में अनुवाद कर उसको पब्लिश कराया गया। इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली read books. There have also been several films, televisions, and theatrical production, and even an opera based on the diary. यानी ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। इस डायरी पर कई फिल्में, टेलीविजन और नाट्य प्रस्तुतियां और यहां तक कि एक ओपेरा भी बन चुका है। एक मैच्योर, एक परिपक्व, एक अंतर्दृष्टि पूर्ण दिमाग के काम के रूप में वर्णित डायरी नाजी कब्जे के तहत दैनिक जीवन की एक अंतरंग जांच प्रदान करती है। एनी फ्रैंक सबसे प्रसिद्ध और चर्चित होलोकास्ट मैस्कर यानी ये होलोकास्ट नरसंहार पीड़ितों में से एक बन गई। 12 जून 1929 को जन्मी एनी को उसके पिताजी जन्मदिन पर एक डायरी उपहार में देते हैं। यह डायरी उनकी सबसे करीबी दोस्त बन गई, क्योंकि एनी कहती है कि राइटिंग अ डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी लिखना मेरे जैसे किसी इंसान के लिए वाकई एक अजीब अनुभव होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखी है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है आगे चल के ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 वर्ष की लड़की, एक स्कूली छात्रा के मन की बातों में कोई दिलचस्पी रखेगा। खैर, कोई बात नहीं, मुझे लिखने का मन कर रहा है और मुझे अपने दिल की सारी बातें कहने की और भी ज्यादा जरूरत है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कागज में इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है। यह कहावत मुझे एक दिन याद आई जब मैं थोड़ा उदास थी और घर पर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे मैं ऊबी हुई बैठी हुई थी, सुस्त, और सोच रही थी कि घर में रहूं या बाहर जाऊं।
आखिरकार मैं वहीं रुक गई, सोच रही थी कागज में ज्यादा धैर्य होता है, और चूंकि मैं इस सख्त पीठ वाली नोटबुक, जिसे डायरी कहा जाता है, किसी और को पढ़ने नहीं दूंगी जब तक कि मुझे कोई कोई सच्चा, एक अच्छा मित्र न मिल जाए। तो शायद इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं उस बात पर वापस आना चाहती हूं जिसने मुझे पहली बार डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्ट किया, मुझे प्रेरित किया। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं इसे और स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी यह नहीं मानेगा, किसी को भी यह यकीन नहीं होगा कि 13 साल की लड़की दुनिया में पूरी तरह अकेली है। और मैं नहीं हूं। मेरे प्यारे माता पिता हैं, 16 साल की एक जो है बहन भी है, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूं। मेरा एक परिवार है, प्यारी आंटी है, मौसी है, और एक अच्छा घर है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। बाद में जब मैं दोस्तों के साथ होती हूं तो मैं बस अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूं। मैं खुद को रोजमर्रा की सामान्य बातों के अलावे किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए विवश नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे। शायद ये मेरी ही गलती हो, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। खैर, चीजें ऐसी ही हैं, और दुर्भाग्य से ये बदलने वाली भी नहीं है। इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू की। अपनी कल्पना में इस बंधे समय से प्रतीक्षित दोस्त की छवि को निखारने के लिए मैं इस डायरी में तथ्यों को उस तरह नहीं लिखना चाहती जिस तरह से अधिकांश लोग लिखते हैं। मैं चाहती हूं कि यह डायरी मेरी अच्छी सहेली बने, मेरी अच्छी मित्र बने, और मैं इस मित्र को, इस सहेली को किट्टी के नाम से पुकारने जा रही हूं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज इंसानों में अधिक धैर्यवान होता है, इंसानों से ज्यादा धैर्यवान होता है। उन्होंने अपनी इस डायरी को किट्टी नाम दिया। नाजी शासन के समय यहूदी होना अपराध समझा जाता था। एनी का परिवार, जिसमें माता, पिता, बहन और भी अन्य लोग थे, एम्स्टर्डम में एक गुप्त स्थान पर सेक्रेट एनेक्स में छुप कर रहते हैं। यहीं से एनी ने अपनी भावनाएं, अपना डर, अपना गुस्सा, सपने, उम्मीदें, जो भी चीज थी, इस डायरी में लिखी। एनी फ्रैंक केवल 13 वर्ष की उम्र में और इतनी परिपक्व सोच रखती थी। दूसरे पार्ट में एनी लिखती है, अगर मैं किट्टी को अपनी कहानियां सुनाने लगूं तो कोई भी एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी का एक संक्षिप्त विवरण दे दूं। हालांकि मुझे ऐसा करना बिल्कुल नापसंद है। मेरे पिता, जो अब तक के सबसे प्यारे पिता हैं, मोस्ट एडोरेबल फादर ऑफ द वर्ल्ड, मेरी मां से तब तक शादी नहीं की जब तक वे 36 साल के नहीं हो गए, और मेरी मां, जिसकी उम्र 25 साल की रही होगी, तब उनकी शादी हुई मेरे पिताजी से। मेरी बहन मार्गरेट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी मां, जिसका नाम एडिथ हॉलैंडर है, वो भी पिता के साथ चली गई सितंबर में। जबकि मार्गोट और मुझे अपनी दादी के पास रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में उनके पीछे पीछे चली गई। जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन के तोहफे के रूप में टेबल पर बिठा दिया गया, मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में दाखिला लिया। मैं 6 साल की उम्र तक उसी स्कूल में पढ़ी। उस समय मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू की। 6ठी कक्षा में मेरी शिक्षिका, प्रधानाध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी। साल के अंत में हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। हृदय विदारक विदाई, हार्ट टचिंग फेयरवेल ने हमारी आंखों में आंसू ला दिए। 1941 की गर्मी के मौसम में दादी मां बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ।
इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी उत्सव के बीता। जनवरी 1942 में दादी का निधन हो गया। कोई नहीं जानता है कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूं, मैं उन्हें कितना मिस करती हूं और आज भी उनसे कितना प्यार करती हूं। 1942 में यह जन्मदिन समारोह उस दूसरे जन्मदिन की याद दिलाने के लिए मनाया गया था और बाकी सभी के साथ दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। हम चारों अभी भी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और इसी के साथ मैं 20 जून 1942 की वर्तमान तिथि और अपनी डायरी में समर्पित करती हूं। अब आते हैं तीसरे पार्ट में, जहां एनी लिखती है सैटरडे 20 जून 1942 लिखा होता है, डियरेस्ट किट्टी, प्यारी किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स यह एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कांप रहा है। हमारी पूरी कक्षा कांप रही है। शिक्षक तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आगे जाएगा, यानी कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन फेल होगा, क्योंकि अगली कक्षा की जो फोर्थकमिंग मीटिंग है, आगामी बैठक है, किसे रोका जाना है और किसे नहीं, आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जीएन और मैं अपने पीछे वाले दो लड़कों जिसका नाम सीएन और जैक्स है उस पर खूब हंस रहे हैं, जिन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी जमा पूंजी, सारी सेविंग्स दांव पर लगा दी है और सुबह से शाम रात तक तुम पास कर रहे हो, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा, हां तुम पास हो जाओगी, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। जी की विनती भरी निगाहें और मेरा गुस्सा भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा। अगर आप मुझसे पूछें तो इतने सारे बेवकूफ हैं कि कक्षा के लगभग एक चौथाई छात्रों को पीछे ही रह जाना चाहिए, फेल ही कर जाना चाहिए। लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, यानी शिक्षक दुनिया के सबसे अप्रत्याशित प्राणी है। उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। मुझे अपने सहेलियों की कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम लोग पास हो जाएंगे। एकमात्र विषय जिसके बारे में मुझे थोड़ा डर है, मुझे ठीक से पता नहीं है, वह है गणित। खैर, हम सब बस इंतजार ही कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे को बस यही समझाते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो। मेरे सभी शिक्षकों के साथ मेरी अच्छी बनती है। कुल मिलाकर 9 शिक्षक हैं, जिनमें से 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। गणित पढ़ाने वाले एक शिक्षक हैं जो पुराने विचारधारा के, ओल्ड फोजाई के, जिसका नाम है मिस्टर किसिंग। वो बहुत समय से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी, मैं क्लास में बहुत बातें करती थी। कई बार उन्होंने मुझे वार्निंग्स दी, उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दिए। अ चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी, इस विषय पर एक निबंध लिखने को मुझे यह पनिशमेंट के रूप में ये सजा दिए कि इस पर, ए चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिखो। अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो? मैं सोची कि मैं इसकी चिंता बाद में करूंगी। मैंने शीर्षक अपनी नोटबुक में लिख ली, उसे अपने बैग में भर ली और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम जब मैंने अपना बाकी होमवर्क पूरा कर लिया तो निबंध वाला नोट मेरी नजरों में आया। मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए उस विषय के बारे में गहराई से सोचने लगी। कोई भी शब्दों के बीच में बड़ी जगह छोड़ते हुए कुछ भी बड़बड़ा कर लिख सकता था, लेकिन असली बात यह थी कि बात करने की जरूरत को साबित करने के लिए ठोस तर्क दिए जाए। मैं सोचती रही और अचानक मुझे एक विचार सूझा। मैं मिस्टर किसिंग द्वारा दिए गए 3 पेज लिखे और संतुष्ट थी। मैंने तर्क दी कि बात करना एक छात्र का गुण है और मैं इसे पूरे कंट्रोल, पूरे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मैं खुद को इस आदत से कभी नहीं छुड़ा पाऊंगी क्योंकि मेरी मां भी मुझसे ज्यादा ही बातें करती है। वो बहुत ज्यादा बोलती है और विरासत में मिले गुणों के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यह एक हेरिडेटरी ट्रेट है।
अनुवांशिकी गुण है। मेरी माँ बहुत ज्यादा बोलती है, इसीलिए यह आदत मुझ में आ गई है और ये विरासत में मिले गुण के बारे में हाँ आप ज्यादा इसे रोक नहीं सकते। मिस्टर किसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे, लेकिन जब मैं अगले पाठ में अपनी बात कहने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिए। और इस बार जो निबंध का शीर्षक था वह था एन इनकॉरेजेबल चैटरबॉक्स, यानी एक जिद्दी, एक ढीठ, एक न कभी सुधरने वाली बकबक करने वाली, ये विषय था। इस पर मुझे लेख लिखना था। मैंने उसे भी लिखकर जमा कर दी और मिस्टर किसिंग के पास पूरे 2 पाठों तक शिकायत करने के लिए अब कुछ नहीं था। हालांकि तीसरे लेसन के दौरान आखिरकार उनकी बात पूरी हो गई। एनी फ्रैंक कक्षा में बात करने की सजा के तौर पर तीसरी बार उनको निबंध लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए देते हैं और इस बार जो शीर्षक था वो था क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी मालकिन जो बकबक करने वाली है। इस शीर्षक पर एक निबंध लिखो। कक्षा में शोर मच गया, मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि चैटर बॉक्स बकबक करने वाले विषय पर मेरी बुद्धि लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब कुछ और, कुछ नया, अब नया लिखने का समय आ गया था। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम है सेन, जो कविता में अच्छी थी। उसने मुझे शुरू से अंत तक कविता में निबंध लिखने में मेरी मदद करने की पेशकश की और मैं बहुत खुश हो गई। मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग इस बेतुके विषय पर मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह मजाक उन्हीं पर हो जाए। मैंने अपनी कविता पूरी की और यह बहुत सुंदर कविता बनी थी। यह एक मां बत्तख, मदर डक और एक फादर स्वान यानी एक पिता हंस के बारे में थी, जिसके 3 बच्चे थे और तीनों वो बत्तख के जैसे थे, जिन्हें पिता ने उसे पीट पीट कर मार दिया, उसे काट दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टर्रा रहे थे। पिता शांत स्वभाव का, जबकि माता उसकी बत्तख थी जो कि दिन भर वह टरटराते रहती है। इस वजह से पिता ने उसे मार दिया। सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। वो समझ गया कि इसकी मां ज्यादा बोलती है, इसीलिए ये स्वयं भी इतनी बोलती है और ये अनुवांशिकी गुण है। जिस प्रकार बत्तख के बच्चे जिस तरह दिन भर बोलते रहते हैं, और उसको इसीलिए पिता ने मार दिया क्योंकि वह शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कक्षा में पूरी कविता को पढ़े, अपनी टिप्पणियां भी दी उसमें, और कई कक्षाओं में भी इस कविता को सुनाए मिस्टर किसिंग। तब से मुझे बोलने की अनुमति मिल गई और मुझे कोई अतिरिक्त अब होमवर्क नहीं दिया जाने लगा। इसके विपरीत मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। मिस्टर किसिंग इन दिनों खूब मजाकिया हो गए हैं, हमेशा मजाक करते रहते हैं। उनमें भी ये परिवर्तन हो गया। तो इस कहानी में, इस ऑटोबायोग्राफी में, इस डायरी की जो विशेषताएं हैं, यह इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर यह डायरी उनके पिता के द्वारा मिली थी। उन्होंने अपने इस डायरी का नाम किट्टी रखा। डायरी में उन्होंने परिवार, दोस्तों, पढ़ाई और छुपे जीवन के अनुभव को लिखे। एनी कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज का जो धैर्य होता है वह इंसानों की तुलना में ज्यादा होता है। और अंत में एनी और उसके परिवार को धोखा देकर नाजियों ने पकड़ लिया। एनी की मृत्यु बर्गन वेल्सन कैंप में हुई और उस वक्त एनी की उम्र महज 15 वर्ष थी। लेकिन उनके पिता ऑटो फ्रैंक वो जीवित बचे, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द फैमिली, और उसने एनी की डायरी को प्रकाशित करवाई और यह डायरी दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले किताबों में से एक बनी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से। यह डायरी जो एनी लिखी थी वह मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी। इस डायरी से, इस कहानी से हमें जो प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद का दीपक बुझना नहीं चाहिए।
हमें आजादी और इंसानियत की कीमत समझनी चाहिए और यह प्रेरणा मिलती है कि हर छोटी आवाज भी इतिहास बदल सकती है अगर वह सच्चाई और साहस से भरी हो।